बहुत स्वागत है आपका देश का सवाल में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन और एक खास शख्सियत हमारे साथ है। सीधे चलते हैं असुद्दीन ओवैसी जी के पास। ओवैसी जी, बहुत स्वागत है आपका देश का सवाल में। जी शुक्रिया। पहला सवाल आपसे और सीधा सवाल आपसे, जो आपने ट्वीट भी किया और जिसको लेकर इतना बखेड़ा बना कि अगर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए कांवड़ियों पर, तो इस पर ऐतराज क्यों है? एतराज कहाँ है? कहां पर मैंने अपने ट्वीट में अपना एतराज दर्ज कराया, एतराज किया? मुझे आज भी एतराज नहीं है ना कल भी रहेगा। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि जब टैक्स पेयर के पैसों से उत्तर प्रदेश की सरकार हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा पर फूल बरसा रही है और बरसाई, बहुत अच्छा किया। मैंने ये भी कहा कि आपने पुलिस की तरफ से उन कांवड़ यात्रियों को जो बड़ा लंबा सफर चलते हैं उनको आपने पैरों की मालिश की। आपने मीरठ के पुलिस स्टेशन थाने पर एक मुसलमान ऑफिसर का नाम था, किसी ने अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कराया तो नाम हटा दिया। लोहार की दुकान को आपने बंद करवा दिया, बहुत अच्छा है। मेरा मुतालबा सिर्फ यही है, डिमांड यही है कि आप इसी तरह के रहमदिली के मुजाहरे, इसी तरह मोहब्बत और नरम रवैया आप दूसरे समाज से भी, खासतौर से मुसलमानों से भी करिए। यही तो मैंने डिमांड किया था। उत्तर यह आया कि आप इस पुष्प वर्षा को कम्युनलाइज कराना चाहते हैं और एग्जाम्पल क्या दिया गया? कहा साहब हज हाउस भी तो बनाया गया, तब तो किसी ने नहीं कहा कि ये क्यों बना रहे हैं आप। हज टर्मिनल बनाया गया, तब किसी ने नहीं कहा। आज अगर थोड़े से फूल बरसा दिए गए तो उसको इतना पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। नहीं, हज हाउस आपने बनाया है तो हज सब्सिडी भी तो बंद हो चुकी है ना। और हज सब्सिडी बंद करने का सबसे पहले इस देश में किसने डिमांड किया था? उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। जब यूपीए की सरकार थी जी, उस वक्त से मैं इस बात का डिमांड कर रहा था। तो हज हाउस आपने बनाया है तो इसका क्या मतलब है? आपसे मैं यही कह रहा हूं कि जिस तरह आपने फूल बरसाया है उस तरह मुसलमानों पर आप बुलडोजर मत बरसाइए। जिस तरह आपने पुलिस को ऑर्डर दिया कि जो कांवड़ यात्रा बड़ा लंबा सफर करते हैं, थक जाते हैं पैदल चलकर, गंगा को लेकर चलते हैं, तो उसमें आप कम से कम मुसलमानों को थाने में ले जाकर लाठियों से उनकी मसाज मत करिए, उनको भी इंसानों की तरह ट्रीट करिए आप। इसमें गलत क्या है? ये तो सच्चाई बयान कर रहा हूं ना, ये तो मीडिया ने दिखाया। बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए आप बुलडोजर इस्तेमाल कर लेते हैं। मैंने मिसालें दी हूं उन मुकामात की जहां पर बुलडोजर इस्तेमाल किया गया बगैर ड्यू प्रोसेस फॉलो किए। अब आप कहेंगे नहीं वो अवैध निर्माण है, इलीगल है, तो भैया अगर इलीगल है तो उत्तर प्रदेश में 60% घर और तमाम बिल्डिंग इलीगल निकलेंगे क्या? आप तोड़ देंगे? तोड़ के बताइए। ठीक है वैसे साहब, एक चर्चा पूरे देश में है और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा प्रकाश इस पर डालिए। वो लिंक्ड है सीधे सीधे पीएफआई से, जो डॉक्यूमेंट्स मिल रहे हैं। आप कर्नाटक में देखिए बीजेपी कार्यकर्ता, आप बिहार में देखिए, और जहां जहां से जो गिरफ्तारी हो रही है वो नौजवान मुसलमान है। तो क्या एक ब्रेन वॉश करने की कोशिश हो रही है? देखिए, मैं यहां पर अपनी पार्टी की बारे में राय रख सकता हूं, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, तो मेरा आपके सवाल पर यही जवाब होगा। ठीक है, एक नया फ्रेज आया ओवैसी जी जो खूब चला, वो एक इस्लामिक स्टेट की बात आई, गजवाए हिंद की बात आई, उस पर आपकी टिप्पणी। हमने नहीं सुना था कभी गजवाए हिंद, पहली बार सुना। मैं भी पहली बार सुन रहा हूं, मैं भी पहली बार सुन रहा हूं। और अगर कोई ये कह रहा है, क्या कह रहा है, उनसे बुलाकर पूछिए कौन कह रहा है ये। हम तो नहीं कहते हैं ना, हम इन चीजों को सही अगर मुस्लिम उलेमाओं को आप बिठाकर पूछेंगे इस बारे में तो मुझसे बेहतर आपको ये बात बताएंगे। और ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, संघ परिवार के लोग गज़वे हिंद को लेकर, मुस्लिम उलेमा, खास तौर से जो उलेमाओं में जो हदीस के एक्सपर्ट होते हैं, जिनको मुहद्दिस कहते हैं, उन मुहद्दिस को आप बिठाकर पूछिए, मुझसे बेहतर आपको क्लैरिटी लेकर आएंगे और देश को भी एक सही मैसेज जाएगा जो बीजेपी तोड़ मोड़ कर पेश कर रही है, नफरत पैदा करना चाहती है। ठीक है, आप कह रहे हैं बीजेपी आरएसएस चीजों को तोड़ फोड़ कर पेश कर रही है। उदयपुर की घटना आप ले लीजिए, अमरावती की घटना आप ले लीजिए, बैक टू बैक लगभग देश भर में 10 घटनाएं हुई हैं जो ये सवाल उठा रही हैं कि क्या देश में जो मुसलमान हैं वो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से खुश नहीं है, हमेशा उसकी मुखालफत ही कर रहा है, पहला।
और अब जो है वो बिल्कुल आक्रोश में है। वो इसको कौन संभालेगा? देखिए, प्रेजेंट डिस्पेंसेशन से मुसलमान नाखुश है और आक्रोश में है, मगर होश में है। संविधान के दायरे में रहकर भारत का मुसलमान जो इक्वल दर्जे का नागरिक है, वो उन तमाम कानून के दायरे को तोड़ नहीं रहा है। संविधान के दायरे में रहकर अपने गुस्से का इजहार कर रहा है, अपनी तकलीफ को बयान कर रहा है, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा है, और मोदी सरकार के जितने भी फैसले गलत हैं, हाँ, उनके खिलाफ अपनी एहतजाज के जरिए, अपनी आवाज के जरिए उसको जनता के सामने लेकर आ रहे हैं। तो ये आपका सवाल गलत है। आप कैसे ये समझ लिए कि भारत का मुसलमान ये आतंकवाद को या वायलेंस को उसकी तायीद करता है? बिल्कुल झूठ है ये, बिल्कुल झूठ है ये। जिन लोगों ने उदयपुर का वाकया किया, तमाम मुसलमानों के बड़े बड़े संगठनों में, चाहे वो जमीयत उलमा की दोनों ऑर्गेनाइजेशन हो, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, हाँ, सूफी ऑर्गेनाइजेशन हो, बरेलवी ऑर्गेनाइजेशन हो, उन तमाम के बड़े बड़े स्कॉलर्स ने, जिनकी बड़ी इज्जत की निगाहों से मुसलमान उनको देखते हैं, उन सब ने एक वॉइस में उसको कंडेम किया। अहले हदीस ऑर्गेनाइजेशन ने भी कंडेम किया। तो इससे आपको पैगाम मिल जाता है कि मुसलमान वायलेंस और इस तरह की हरकत करने वालों का भी साथ नहीं दिया, उनको कंडेम करता है और कंडेम करता रहे। ठीक है, क्योंकि आपने संविधान की बात कही, एक वाकया हुआ, एक टिप्पणी हुई, मैं मानता हूं वो टिप्पणी गलत थी, कोर्ट ने भी माना, बीजेपी ने भी माना, लेकिन उसके बाद एक फ्रेज और आ गया ओवैसी जी, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब आप संविधान का एक तरफ दायरा दिखा रहे हैं और आज तक ये फ्रेज चल रहा है, व्हाट्सएप पे चल रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं उसके बाद आप ऑडियो वीडियो देखिए तो वही चल रहा है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। तो अब ऐसा है ना, व्हाट्सएप पे बहुत कुछ चलता है। अगर मैं आपको मेरा व्हाट्सएप दिखाऊंगा तो आप अपने कान में उंगलियां रख लेंगे। जो मुझे रोज रात में 10 बजे से जो मैसेजेस शुरू होते हैं, गाली गलौज, मेरे जिस्म में इतनी गोलियां मार देना, वैसा कर देना। मैंने कल पार्लियामेंट में कुछ कहा तो फौरन मुझ पर टेलीफोन के जरिए या इंटरनेट के वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से फोन आते हैं। तो क्या करूं मैं किसी एक समुदाय को ब्लेम करूं? नहीं कर सकता ना। मैं जानता हूं कि ये लोग जो इस तरह की नफरत और बातें कर रहे हैं, उनको ना भारत से मोहब्बत है और ना वो किसी एक समुदाय को रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो इस बात को आपको समझने की जरूरत है। तो ये तो हर तरफ से हो रहा है। और जो लोग कानून को अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं, जो लोग संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, तो यकीनन उनका कंडेमनेशन होना चाहिए और जनरलाइज नहीं करना चाहिए, हरगिज जनरलाइज नहीं करना चाहिए। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने नाथूराम गोडसे के पैगाम को अपनाया, जिन्होंने गांधी को कत्ल किया। जो लोग आज हत्या करने की बात कर रहे हैं, वही लोग हैं जिन्होंने सिखों का जेनोसाइड किया दिल्ली में और दिल्ली में, आसाम में मैसेकर किया। तो इनका ताल्लुक उन लोगों से है। इनका ताल्लुक उन लोगों से नहीं हो सकता जो संविधान में रहकर अपना एहतजाज बुलंद करते हैं, जो झूठे इल्जामात में जिनको जेल में भी डाल दिया जाता है और जेल में सड़ रहे हैं। जैसा खालिद सैफी है, आज शुगर का पेशेंट है, उसकी वाइफ आकर भीख मांग रही है नरेंद्र मोदी और केजरीवाल सरकार से कि मेरे पति का इलाज करवाया जाए। तो ये लड़ाई को आपको इसको देखकर समझने की जरूरत है। अब अगर कोई ये कहेगा कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो उनको आप क्या कहेंगे? अगर कोई धर्म संसद बुलाकर ना सिर्फ मुस्लिम महिला बल्कि बीजेपी के महिलाओं के बारे में नाप शनाप बकता है, तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो इसलिए आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। दो चीजें वैसी भाई, ठीक है, मैं इसको गलत मानता हूं। हिंदू राष्ट्र जो आप कह रहे हैं ये भी एक एजेंडा है, लेकिन जब इस्लामिक स्टेट सामने आता है तो एक विंग सामने आता है, कहा साहब हम तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो ये कन्फ्रंटेशन है ना, हिंदू राष्ट्र, इस्लामिक स्टेट, बाकायदा उसका रोड मैप है 2047 तक का। इसको कैसे आप टैकल करेंगे? दोनों ही तरफ। देखिए, सुनिए, जो इस्लामिक स्टेट या आईसिस की, आप आईसिस खुरासान की बात कर रहे हैं या आईसिस अरेबिया की आप बात कर रहे हैं या आईसिस यूरोप की आप बात कर रहे हैं, तो आपको जाना पड़ेगा। आज से 1.5-2 साल पहले आईसिस खुरासान ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें भारत से, जो गल्फ कंट्री से जो
भाग गए थे, हाँ। उनका वीडियो उन्होंने जारी करके कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल और मेरे ख्याल से मौलाना अरशद मदनी या मौलाना महमूद मदनी की फोटो लगाकर कहा था कि ये तागूती सरकार के गुलाम है। अच्छा। अनाप शनाप हमारे बारे में बका गया। तो भारत सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को उस वीडियो को हटाना पड़ा। तो इससे आपको पैगाम मिल जाएगा कि कौन आइसिस खुरासान हो या आइसिस अरेबिया उसके खिलाफ काम कर रहा है और कौन इस भारत की खूबसूरती को बर्बाद करना चाह रहा है। देखिए, भारत का कोई मजहब नहीं रहा, ना कभी रहेगा। भारत में कई मजहब के मानने वाले हैं, हजारों कल्चरें हैं, हजारों जबानें बोली जाती, इससे भारत बना, यही भारत की खूबसूरती है। अगर इसको कोई एक मजहब के रंग में ढालना चाहता है तो यकीनन वो भारत की खूबसूरती को बर्बाद करना चाहता है। ठीक है। वैसे ही क्यों आप हैदराबाद से आते हैं, यूपी में आपने कैंपेन किया, बिहार में भी आपके विधायक जीते, एमपी आपके महाराष्ट्र में भी है, देश भर में आप कैंपेन करते हैं। मैं कभी नहीं, आपने मना किया कि आप पीएफआई पर कोई टिप्पणी नहीं देंगे, मैं नहीं चाहता हूं, लेकिन आप देखिए टारगेट जो पीएफआई का है वो युवा है और मुस्लिम युवा है। रेडिकलाइज उसको किया जा रहा है, बाहर से फंड्स भी आ रहा है। तो क्योंकि आपकी लोग बात सुनते हैं, खासतौर से माइनॉरिटीज के जो नौजवान हैं, मैंने देखा है वो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आपको सुनते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे जो एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं और देश के खिलाफ काम करना चाहते हैं? सुनिए, मैं जो काम कर रहा हूं वो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने और उसमें और यकीन पैदा करने और उन मायूस नौजवानों को मैं ये पैगाम दे रहा हूं कि मायूस होकर अपने घर के दरो दीवार को बंद करके मत बैठो, बल्कि भारत के संविधान को इस्तेमाल करते हुए आप एक भारत में अपनी सियासी लीडरशिप को बनाइए। ये मेरी जिद्दोजहद है, ये मेरा काम है और यही रहेगा। तो मेरा जो काम है, मेरा जो पैगाम है, मेरी जो अब तक जिंदगी अब तक रही है, वो सबके सामने आया है, सब जानते हैं। तो मुझे इस पर इतना ही कहना है। अब कोई दूसरा काम कर रहा है तो मैं उनके बारे में क्यों कहूं? मेरा उनसे कोई ताल्लुक ना कभी था ना कभी रहेगा। आप उनके किसी एक जो भी होगा उनका तर्जुमान या उनकी बात करने वाला, उनको बुलाइए। मेरी लड़ाई तो संविधान के दायरे में रहकर रही है। मेरी लड़ाई यही रही है कि रेडिकलाइजेशन कभी पैदा ना हो। मेरी लड़ाई हमेशा यही रही है कि मुसलमानों को इस देश में जितना आजादी की लड़ाई में मुसलमानों रोल अदा किया उतना आरएसएस के लोगों ने कुछ नहीं किया। तो हमको संविधान के दायरे में रहकर जो हमसे वादा किया गया फंडामेंटल राइट्स में, उसको हासिल करना है। हमारी लड़ाई डिग्निटी की है, हमारी लड़ाई इज्जत की, हमारी लड़ाई अपना जायज मुकाम हासिल करने की लड़ाई है। तो ये सब संविधान के दायरे में रहकर है। तो यही तो हमारी लड़ाई रही है और मुस्तकबिल में यही हमारी कोशिश रहेगी। वैसे ये एक बात की और चर्चा है, हालांकि मेरी इस विषय में आपसे बातचीत नहीं हुई, लेकिन हमने बहुत सारी डिबेट्स करी, उसमें बहुत सारे मुस्लिम धर्म गुरु स्कॉलर्स आए, हैदराबाद से भी कई लोग बैठे, मुश्तकीर साहब भी बैठे। जब पॉपुलेशन कंट्रोल पर हमने चर्चा करी तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये मुस्लिम विरोधी है। तो क्या आप भी मानते हैं कि अगर सरकार पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेकर बिल लाती है, कोई एक्ट बनाती है, तो क्या ये मुस्लिम विरोधी माना जाएगा? क्योंकि एक बड़ा तबका मुस्लिम्स का कहता है। आप सुनिए, आपके टीवी के जिम्मेदारों से, ना सिर्फ आपके चैनल से बल्कि आपके तमाम जितने आपके चैनल्स हैं उनसे मैं अपील करना चाह रहा हूं कि हर कोई दाढ़ी रखने वाला, सर पर टोपी पहनने वाला मुसलमानों का धर्म गुरु नहीं होता है। असदुद्दीन ओवैसी धर्म गुरु नहीं है, नंबर 1। ना इस्लाम में कोई धर्म गुरु का कॉन्सेप्ट है और हर कोई दाढ़ी रखने वाला इस्लामिक स्कॉलर नहीं होता है। ठीक है, एक बात समझिए, वो रंग बिरंगी कपड़े पहन सकते हैं रेनबो की तरह, मगर वो इस्लामिक स्कॉलर नहीं होते। और जितने इस्लामिक स्कॉलर हैं वो टीवी चैनल पर आने से परहेज करते हैं, इसलिए कि मन घड़क बेहुदे किस्म की बातें और सवाल उनसे किए जाते हैं। अब रहा सवाल आपका पॉपुलेशन का, तो इनको ये समझना चाहिए कि इस्लाम में कोई आपको रोकता नहीं है कि आप बच्चे कब पैदा करें, स्पेस दें, वक्त दें, आपको इजाजत है। जैसा कि कोई कॉन्ट्रासेप्शन इस्तेमाल करता है इस्लाम में, तो क्या उस पर पाबंदी है? नहीं है। दूसरी बात ये कि इसलिए कह रहा हूं कि मैंने मुसलमान उलेमाओं के पैरों के पास बैठकर उनसे बात सुनी है। ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th डेटा आप देख लीजिए। जैन्स और सिखों के बाद सबसे ज्यादा कॉन्ट्रासेप्शन को इस्तेमाल करता है तो मुसलमान।
2015 में 37% था, वो अब जाकर 47% हुआ है। ठीक है। स्पेसिंग यानी एक बच्चे औलाद के पैदाइश के बाद जो टाइम दिया था उसको स्पेसिंग कहते हैं। वो सबसे ज्यादा स्पेसिंग मुसलमान करते हैं। टीएफआर रेट अगर सबसे ज्यादा किसी का गिरा है रिलीजन वाइज, वो मुसलमान समुदाय का गिरा है। हाँ। तो इससे बात साबित होती है कि मुसलमान इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करता है और टीएफआर रेट मुसलमानों का गिर रहा है। तो 2030 तक मुसलमानों का पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगा। मेरा सवाल यह है नरेंद्र मोदी की सरकार से कि भारत देश में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जैसा कि आप हैं, आपकी एज क्या है बताइए रजत, आपकी एज कितनी है? मेरी 37 है वैसी भाई। 37 है, ठीक है। अब 40 ईयर्स से कम उम्र जो हमारी देश की आबादी है वो 60% है। अब आप बताइए, ऐसे कई रजत टंडन है जिनको मोदी सरकार ने डेमोग्राफिक डिविडेंड का इस्तेमाल नहीं किया, उनको रोजगार नहीं दिया, उनको सही राह पर लेकर नहीं गए। भाई 25 साल से कम उम्र भारत में आबादी 50% की है, 40 साल से कम उम्र 60% की है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया? बेरोजगारी उनका मुकद्दर बना दिया। पूरे विश्व में अगर इस देश में सबसे ज्यादा नौजवान युवा बेरोजगार हैं तो भारत में है। 8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत का है। क्या 2 करोड़ नौकरियों का वादा मोदी ने किया था, कितनों को दी? अब कह रहे हैं कि 2024 तक मैं 10 लाख नौकरियां दूंगा। ये उन्होंने भारत के जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसको मोदी सरकार इस्तेमाल करती, खुद प्रधानमंत्री, तो हम चीन की आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया, धोखा दिया भारत के युवाओं को। ठीक है। वैसे अब एक सवाल है और उसके 2 भाग हैं। मेरा आखिरी सवाल हो गई। पहला, ईडी को लेकर बहुत बवाल मचा है पूरे देश में। आप बंगाल में देखिए नोटी नोट मिल रही है, महाराष्ट्र में देखिए ईडी में लोग फंसे हैं, दिल्ली में देखिए सोनिया गांधी राहुल गांधी को बुलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है साहब ईडी की पावर्स हम बिल्कुल कम नहीं करेंगे। सहमत है आप, ईडी जो काम कर रही है वो सही काम कर रही है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट तो मैं पढ़ा नहीं हूं, मगर आप जैसे जर्नलिस्ट ने जो ट्वीट किया है या जो टीवी चैनल पर कहा है, वो उसमें जो ट्विन टेस्ट है, ईसीआईआर की रिपोर्ट नहीं देना है। हाँ। ये बड़ा ही डिबेटेबल पॉइंट रहेगा आने वाले दिनों में। ठीक है। अब जहां तक आप मिसाल दी है वहां पर वेस्ट बंगाल में जो वहां पर उनके मिनिस्टर को पकड़ा गया। हाँ। अरे अजीब है भाई, समझ में नहीं आ रहा, वो देखकर नजारे बड़ा ही अजीब, करोड़ों रुपए मिल रहा है वैसे जी। तो खैर अब इस पर भी टीएमसी को बोलना चाहिए क्योंकि उनके पार्टी के वो जिम्मेदार हैं। बेहतर है कि आप उनको बुला लीजिए। जाने से पहले ओवैसी जी एक टिप्पणी, क्योंकि आज आप हाउस में नहीं थे, बहुत बवाल हुआ हाउस में। आखिरी सवाल है आपसे। अधीर दा ने एक टिप्पणी कर दी राष्ट्रपति के ऊपर, उस पर लेकर बीजेपी बिल्कुल हमलावर है। आप मानते हैं इस तरीके की टिप्पणियां होनी चाहिए? कम से कम राष्ट्रपति का तो पद छोड़ना चाहिए। देखिए, उनको नहीं कहना चाहिए था। वो कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में नेता हैं, उनको बड़ी एहतियात से जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिए था, मगर उन्होंने ये कह दिया कि स्लिप ऑफ द टंग है। हाँ। उसको हमको समझना चाहिए। उन्होंने अपनी गलती का उनको एहसास हुआ है। और भी दूसरी बात यह है कि सोनिया गांधी के ताल्लुक से जो बातें कही जा रही हैं लोकसभा के अंदर, मैं यूपीए के साथ था। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि सोनिया गांधी एक बहुत ही ग्रेसफुल लेडी है। मैं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ था पॉलिटिकली, सोनिया गांधी और इस राहुल गांधी के खिलाफ हमेशा रहूंगा। मगर पर्सनली जो हम सोनिया गांधी पर आज जो लोकसभा में जो कुछ हुआ, मैं तो नहीं था, मुझे नहीं मालूम। हम उम्मीद करते हैं कि लोकसभा के स्पीकर इसको देखकर इसको खत्म करवाएंगे इन चीजों को। यह ना हमारी जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। लोकसभा की जो एक उसका इकबाल है, इस तरह की हरकतों से लोकसभा का इकबाल बुलंद नहीं होता, बल्कि लोग उसको बड़ी अच्छी नजर से नहीं देखेंगे अगर ऐसा होता है। बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए।